तो अब हम बात करते हैं अभिलंब रूप की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन अब? अभिलंब रूप की। अच्छा, ये अभिलंब रूप तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि उसी से लिंक्ड है ना भाई। ठीक है, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है इसमें? तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको है ना, जो तल होता है, मान लो ये तल है, जो तल होता है उस तल की केंद्र से डिस्टेंस बता दी जाती है। इस तल की केंद्र से डिस्टेंस बता देगा, मूल बिंदु से डिस्टेंस बता देगा। फिर आपसे कह देगा कि भाई इस तल का समीकरण ज्ञात करो, ऐसे बोल देगा, है ना। तो इस तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन अभिलंब रूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभिलंब रूप का इस्तेमाल कब होता है? जब जब आपको तल से केंद्र के बीच की दूरी दी हो। केंद्र के बीच की दूरी पता हो। ठीक है, तब उस दौरान हम अभिलंब रूप का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे सर इसको थोड़ा सा पिक्चर बनाकर दिखाइए, तो मैं आपको पिक्चर बनाकर समझाता हूँ। देखो, जैसे आपकी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। ठीक है, और एक अपन तल बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि हवा में कुछ ऐसे इस प्रकार से एक तल है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि इस तल की केंद्र से डिस्टेंस बता देगा, है ना। जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये ये डिस्टेंस है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमेशा लंबवत दूरी होती है। तो कई बार आपको ये डिस्टेंस बता देगा, इसको मैं डी बोल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस बता देगा और फिर आपसे बोलेगा कि भाई इस तल का समीकरण बताओ। अब अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हो, अगर हमें डी दिया हो और तल का समीकरण बताना हो, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं अभिलंब रूप का। ठीक है, अभी अभिलंब रूप क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको साइड कर दूँ। देखो, अभिलंब रूप का जो सूत्र है वो है हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, ये सूत्र है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक तो एन वेक्टर मिल जाएगा। एन वेक्टर समझते हो? उस तल के ऊपर बनने वाला कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, वो मिल जाएगा आपको। वहां से आप एन कैप निकाल लेना। ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन में डी मिल जाएगा। डी माने कि वो जो तल है वो केंद्र से कितनी डिस्टेंस पर है, ये मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको मिली होंगी, एक तो एन कैप, एन वेक्टर मिला होगा, वहां से एन कैप आ जाएगा, और एक डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आपको तल का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका अगर मैं कार्तीय रूप लिखूं, तो इसका कार्तीय रूप होता है हमारे पास एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड बराबर डी, ये इसका कार्तीय रूप है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एन वेक्टर तो देगा, उस तल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है वो तो आपको मिलेगा, है ना। और तल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनता है वो किस रूप का होता है? वो हमारा इस रूप का होता है, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, इस रूप का होता है ना। अब यहाँ पर आपको तल का समीकरण ज्ञात करना है तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अब इस सूत्र में हमारे पास एल है, एम है और एन है। अब ये एल एम एन की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो आपको पता होगा कि जो एल होता है ये हमारा किसके बराबर होता है? ये होता है ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, एल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी तो मुझे पता ही है। मैं यहाँ से क्या करूंगा? एल की वैल्यू निकाल लूंगा, एम की वैल्यू निकाल लूंगा और एन की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, और फिर डी तो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, उस तल की केंद्र से डिस्टेंस तो हमें बताई रखी होगी, ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे तल का समीकरण मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको तल से लेकर के केंद्र के बीच तक की दूरी दी हो और आपसे तल का समीकरण पूछा हो, समतल का समीकरण पूछा हो, तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और एक ये। अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, इनका डेरिवेशन कैसे हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इन दोनों फॉर्मूलों का जो डेरिवेशन हुआ है वो हुआ है हमारा मानक रूप से। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो हैं ये मानक रूप से डिराइव हुए हैं। ठीक है, कैसे करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो,
आपको पता है कि जो हमारा मानक रूप होता है, समतल के समीकरण का मानक रूप क्या होता है पता है ना? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो आपको से बिल्कुल हो रहा है। समतल के समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर में कोई संख्या, है ना। और ऐसे ही अगर मैं कार्तीय रूप में देखूं तो कार्तीय रूप में होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर में कोई संख्या। ये हमारे पास क्या मानक रूप है, ये दोनों दोनों क्या है, मानक रूप है। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इन दोनों मानक रूपों को मैं अभिलंब की लेंथ से डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, इन दोनों मानक रूपों को अभिलंब की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करूंगा ना, तो अभिलंब रूप अपने आप निकल जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, दोनों तरफ मैं अभिलंब की लेंथ से डिवाइड कर देता हूँ। लिख देता हूँ, दोनों तरफ अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करने पर, अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो अपन इन दोनों को दोनों तरफ अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा जो हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। अभिलंब को हो, परपेंडिकुलर को हो, ठीक है, लंबवत को हो, नॉर्मल को हो, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं भाई। तो अभिलंब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अभिलंब का मतलब एन वेक्टर की बात हो रही है। जो वो तल है ना, उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है उसकी लेंथ से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी। सेम चीज़ मैं इसके साथ करूँगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो अभिलंब की लेंथ क्या हो जाएगी, अभिलंब की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता है भाई, जो अभिलंब होता है वो हमारा इस रूप का होता है। ये बात मैंने बताई थी आपको, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मैं कहूँ कि यार इस अभिलंब की लेंथ चाहिए, तो वो यही तो निकलेगी। तो दोनों तरफ मैं इससे भाग कर दूंगा, कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही बी वाई अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही सी जेड बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एस बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ मैंने अभिलंब की लेंथ से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी ऐसे किया, यहाँ पर भी ऐसे किया। अब हमारे पास अभिलंब रूप बन के आ जाएगा, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया ना, वो बन के आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं एन वेक्टर को एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि यार मुझे एन कैप मिलेगा। ये बात आपको पता है ना, अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें उसी दिशा में एक मात्रक सदिश मिलता है। तो एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा, एन कैप देगा। तो इसको मैंने एन कैप लिख दिया, बराबर हमारे पास एस अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये जो एस अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये असल मायने में आपकी डिस्टेंस निकलेगी बेटा। ये आपकी क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी। किस चीज़ की डिस्टेंस, वो जो तल है, वो जो हमारा तल है उसके केंद्र से डिस्टेंस निकल जाएगी, है ना। ये जो हमारा एस अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये असल मायने में क्या डिस्टेंस है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं डी लिख देता हूँ। इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, डी लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन के आया, समझ रहे हो? ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से बना है। ये जो अभिलंब रूप है ना, ये हमारा मानक रूप से बना है इस तरीके से। इसको अभिलंब रूप क्यों बोलते हैं, समझ में आया? अभिलंब रूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, ये तभी ड्राइव कर पाए जब हमने मानक रूप को अभिलंब की लेंथ से डिवाइड किया, इसलिए अपन इसको अभिलंब रूप बोलते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो आप देख पा रहे हैं कि भाई ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास एल, इसको अपन एल बोलते हैं ना। सेम चीज़ के साथ ये होता है हमारे पास एम, और सेम चीज़ इसके साथ ये होता है जी हमारे पास एन, और ये हमारे पास क्या बन के आएगी, डिस्टेंस बन के आएगी। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन के आया, समझ में आई? देखो ध्यान से समझो, ये जो दो रूप लिखे हैं ना मैंने, एक तो ये और एक ये तो है हमारे मानक रूप। मानक रूप का मतलब कि आप प्लेन की कोई भी समीकरण सोल्व करने लग जाओ, जब आप उसको सोल्व करते 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 लास्ट में पहुंचोगे ना, तो सारी की सारी समीकरण आपको इसी रूप के मिलेंगे, इन दोनों रूपों की मिलेंगी। ठीक है, अच्छा ये जो दो मैंने समीकरण लिखी हैं, ये हमारी अभिलंब रूप। अभिलंब रूप कब काम आती है, जब आपको डिस्टेंस दे रखी हो। किसकी डिस्टेंस, तल और केंद्र के बीच की डिस्टेंस आपको मालूम हो ना, और आपको समीकरण ज्ञात करना हो तल का, तब वहां पे काम आते हैं। समझ में आई? क्लियर है? अच्छा ये दोनों अलग अलग नहीं है,
इस चीज को ध्यान रखें, मानक रूप और अभिलंब रूप दोनों के दोनों सेम तल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि आपने इसको जियोजेब्रा बनाया तो ये भी वही तल दर्शाएगा जो कि ये तल दर्शाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को तो मॉडिफाई करते हुए बनाया मैंने, समझ रहे हो। बस एक काम इसलिए आ जाता है कि भैया अगर हमें डिस्टेंस दे रखी हो ना और समीकरण समीकरण बताना हो तल का, तब वहां पे ये काम आ जाता है, इसलिए हमने अभिलंब रूप को सीखा है। समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा, अब आपका एक डाउट हो सकता है कि सर मान लो कि हमें कोई समीकरण मिल गई, लेट्स से कि हम किसी ने हमें यह समीकरण दे दी 2x प्लस में 3y प्लस में 4z बराबर 8, ऐसी कोई समीकरण दे दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो समीकरण है ये मानक रूप में है या अभिलंब रूप में, कैसे मालूम चलेगा, है ना भाई। ये समीकरण अपने को दे दी किसी ने और पूछ लिया कि बताओ यार ये मानक रूप में है या फिर अभिलंब रूप में है, तो कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि दोनों को दोनों देखें तो दोनों देखने में सेम ही लग रही हैं। मानक रूप और अभिलंब रूप दोनों को अगर आप देखें तो दोनों देखने में सेम ही लग रही है भैया, है ना। यहाँ पे भी आर वेक्टर, यहाँ पे एन वेक्टर, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आर वेक्टर है और ये भी कोई ना कोई वेक्टर ही है, एन वेक्टर एन कैप लिखोगे तो वही तो एक वेक्टर ही होगा, और यहाँ पे भी कोई एक संख्या ही है, तो दोनों देखने में सेम ही लग रही है। तो ये जो रूप यहाँ पे लिखा गया है ये कौन सा रूप है, अभिलंब रूप है कि मानक रूप है, कैसे मालूम करें, है ना। तो इसका आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो, जो अभिलंब रूप होता है ना उसके अंदर आपको एल एम और एन देखने को मिलता है, एल एम और एन देखने को मिलता है, और हमें पता है कि यार एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, ये बात आपको मालूम है ना। तो अगर आपको कोई समीकरण दे दे इस तरीके की और आपसे पूछ ले कि बताओ ये मानक रूप है या अभिलंब रूप है, तो आप कैसे पता करेंगे, आप एल एम और एन इनका स्क्वायर करके ऐड करके देखा करो। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर आपको 1 मिल रहा है तो इसका मतलब ये अभिलंब रूप है, अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 नहीं मिल रहा इसका मतलब ये हमारा मानक रूप है। ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बात मैंने बोली ना ये आपको तभी समझ में आएगी जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये वाला प्रश्न देखो आप, क्या क्या कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है ना। तो देखो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में इसने बता दिया कि भैया ये जो तल है ना ये मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है, यानी कि अपने को डायरेक्टली डी की वैल्यू इसने दे दी, जो कि हमें चाहिए थी वही इसने दे दी डी की वैल्यू, ठीक है। और मूल बिंदु से इस पे जो अभिलंब बन रहा है, मूल बिंदु से इस पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो है हमारा ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये इसने हमें क्या दे दिया, एन वेक्टर दे दिया। भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, किसी तल पर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, है ना, चाहे कहीं से किया गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे मूल बिंदु से किया गया हो या फिर किसी भी बिंदु से किया गया उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो मतलब होता है कि यार इस तल पर एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, वो इसने अपने देखा एन वेक्टर, ठीक है। तो हमें एन वेक्टर गिवन है भैया और हमें डी गिवन है, हमें समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि हम अभिलंब रूप लगाएंगे भैया। अभिलंब रूप क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी की बात हो रही है इसलिए अभिलंब रूप लगाएंगे, सिंपल। तो लगा दो अभिलंब रूप। तो अभिलंब रूप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। तो आपको हमेशा अभिलंब रूप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट में एन कैप होता है बेटा, एन कैप बराबर डी, ठीक है ना, ये होता है, समझ रहे हैं। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, दो रूप मैंने कराए हैं, एक तो होता है मानक रूप आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कोई संख्या, ये तो है हमारा मानक रूप, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है मानक रूप, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये तो मानक रूप का मतलब ये होता है कि जब आप सोल्व करोगे ना, जब भी आप किसी भी समतल के समीकरण को सोल्व करोगे तो सोल्व करते 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 लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आपको ऐसी ऐसी समीकरण दिखाई देगी। मानक रूप का मतलब ये होता है, ये कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा अभिलंब रूप है। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे राइट साइड में तो कोई संख्या लिखी होती है, इस संख्या का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अभिलंब रूप में जो राइट साइड में संख्या लिखी होती है ना वो असल मायने में डिस्टेंस होती है, दूरी होती है हमारी, ठीक है ना, इसका महत्व होता है। समझो यहाँ पे तो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जो अभिलंब रूप के राइट साइड में लिखा होता है ना वो असल मायने में क्या होता है, वो असल मायने में उस तल की केंद्र से डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है बेसिकली, समझ में आ गई। मानक रूप कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी आप मानक रूप को कोई फॉर्मूला समझ ले, मानक रूप कोई फॉर्मूला नहीं बेटा। मानक रूप का तो मतलब ये है कि जब आप समीकरण को सोल्व करेंगे ना तो लास्ट में जब वो समीकरण बन के आएगी तो हमेशा इस रूप की बन के आएगी, ठीक है। इसको हम यूज नहीं करते हैं फॉर्मूले के तौर पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं तो फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना, एक पासिंग पॉइंट और एक परपेंडिकुलर दे रखा है तो फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, अंतःखंड आपको दे रखा है तो फॉर्मूला मैंने बताया था,
तो वैसे ही मानक रूप कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी आप इसको अप्लाई करने लग जाएं। फॉर्मूला हमारा ये है अभिलंब रूप। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब आपको तल से लेकर के केंद्र के बीच की डिस्टेंस दी हो, तब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अभिलंब रूप वाला। ठीक है, जब आप अभिलंब रूप को और ज़्यादा सोल्व करोगे ना, इसको अंदर वैल्यू पुट करके सोल्व करने लग जाओगे, तो लास्ट में समीकरण बन के आएगी वो आपकी इस रूप की बन के आएगी। समझ में आई? करके दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे पता है कि यार हमें अभिलंब रूप का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब अभिलंब रूप का इस्तेमाल करने के लिए एक तो मेरे पास डी होना चाहिए। क्या मेरे पास डी है? आप कहेंगे सर बिल्कुल डी है हमारे पास। और एक मेरे पास होना चाहिए एन कैप। क्या मेरे पास एन कैप है? आप कहेंगे सर एन कैप तो नहीं है, लेकिन एन वेक्टर है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एन वेक्टर है तो अपन एन वेक्टर से एन कैप बना लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हमारे पास डी है जो कि हमें चाहिएगा। डी हमारे पास 6/√29, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास एन वेक्टर है। हमें एन वेक्टर की जरूरत नहीं है, हमें एन कैप की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार एन वेक्टर लिख देता हूँ, फिर मैं एन कैप बनाता हूँ। तो हमारे पास ये एन वेक्टर है जी, और इससे मैं क्या बनाऊंगा भैया, इससे मैं एन कैप बनाऊंगा। ठीक है, मात्रक सदिश बनाऊंगा इससे मैं, तो इसको मिटा देता हूँ। तो हम बनाते हैं एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व कर लो बस, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि √29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एन कैप आ गया। अब हमारे पास डी भी हो गया और एन कैप भी हो गया। तो समतल का समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये है जी हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू क्या है? ये जी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप बटे में √29 बराबर डी हमारे पास क्या है? डी हमारे पास है 6/√29। तो ये आपके पास आंसर निकला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप बराबर 6। ये हमारे पास आंसर फाइनली निकला है। समझे? और आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप अभिलंब रूप को सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में जो आपके पास समीकरण बन के आएगी वो आपके हमेशा मानक रूप में बन के आती है। ये बात मैंने बताई थी ना। और आप देखिए ये मानक रूप ही तो है, यहाँ पे आर वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कोई एन वेक्टर लिखा हुआ है ना, ये एन वेक्टर तो है अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। और यहाँ पे कोई एक संख्या लिखी हुई है, 6 हमारी क्या एक संख्या ही तो है। समझ में आ गई? होता क्या है कि जब आप अभिलंब रूप को और ज़्यादा सोल्व करते हैं, जितने भी मैंने फॉर्मूले कराए उनको जब आप और ज़्यादा सोल्व करते हैं तो लास्ट में जो समीकरण बन के आती है वो हमेशा मानक रूप की बन के आती है। मानक रूप कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। मानक रूप का मतलब होता है कि जब भी आप समीकरण बनाएंगे ना तो लास्ट में वो वैसी समीकरण बन के आएगी, मानक रूप जैसी समीकरण बन के आएगी, उसको मानक रूप बोलते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप चाहें ना तो इसको है ना कार्तीय रूप में चेंज करके, इसको आप कार्तीय रूप में चेंज करके, कार्तीय रूप में क्या होगा ये बताना जरा एक बार। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कार्तीय रूप में चेंज करने की। कार्तीय रूप में हो जाएगा सर ये 2x माइनस 3y प्लस में 4z सॉरी बराबर 6। ये कार्तीय रूप हो जाएगा जब आप इसको चेंज करेंगे तो, है ना। ट्रिक बताई थी ना, ये जो i कैप जे कैप और k कैप है इनकी जगह x y और z लिख देना, ये सेम का सेम लिख देना, आपको कार्तीय रूप मिल जाएगा। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो ये आपका कार्तीय रूप है बेटा। अब अगर आप इसको जियोजेब्रा पे बनाएंगे और आप इस तल की केंद्र से डिस्टेंस पता करेंगे तो वो 6 आएगी। आप चेक करके देख लेना। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, है ना, फिर आप उसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब उसको करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले आप जियोजेब्रा की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद 3D कैलकुलेटर पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको 3D में दिखा दे। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे तल ड्रॉ करना है। अब तल क्या था हमारा? तो आप कहेंगे सर तल था हमारे पास, जो इक्वेशन बन के आई थी वो ये थी 2x माइनस 3y प्लस में 4z बराबर 6। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, 2 माइनस 3 4 6। ठीक है, तो लिख दीजिए इसको 2x माइनस 3y प्लस में 4z बराबर 6 और एंटर दबा दीजिए। इसको एक बार में लिखना होता है बेटा। कभी आप ऐसे कर दे कि भाई 2x माइनस 3y लिखा और फिर किसी और काम करने लग गया, फिर बाद में लिख दिया यहाँ पे, तो ऐसे करेंगे तो ये बनाएगा नहीं। इसको एक बार में लिखना होता है, तो एक बार में हमने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी थी? क्वेश्चन में हमें एक अभिलंब दिया था, है ना, 2 माइनस 3 4। ये अभी हमें एक अभिलंब दिया था। अभिलंब का मतलब
अभिलंब का मतलब कि इस तल के ऊपर परपेंडिकुलर बनने वाला वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर हमारे पास क्या था, तो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप यह वेक्टर लिखिएगा और डबल ब्रैकेट लगाइएगा। वेक्टर था हमारे पास 2 -3 4, यही था ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 -3 और 4। जैसे मैंने ये लिखा तो देखिए इसने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो वेक्टर इसने ओरिजिन से निकाला है ना, तो बेटा कहीं से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो सॉफ्टवेयर है ना जियोजेब्रा, इस पर जब भी आप वेक्टर ड्रॉ करोगे ये हमेशा ओरिजिन से निकालेगा, हमेशा, क्योंकि इसको पता है कि यार, और इसको पता है कि जो वेक्टर होता है ना इसको अपन कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ओरिजिन से बनाइए चाहे इसके ऊपर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया जो कि कुछ हमारा इस तरीके से बन गया है। ठीक है, अब जब हमने इस तल की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली थी तो वो हमारे पास कितनी आई थी, 6/√29 आई थी। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, 6/√29 की वैल्यू निकाल लेता हूँ पॉइंटों में, ताकि मेरे को समझ में आ जाए। तो 6/√29 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.11। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट, है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ देखूंगा तो वो 1.11 आनी चाहिए, तभी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उनके बीच की लेंथ निकाल लूँगा। तो पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आप टूल्स में जाइएगा, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा और एक पॉइंट तो आप बना दीजिएगा ओरिजिन पे, है ना, ध्यान से बनाइएगा, गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा फिर। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए ओरिजिन पे, ओरिजिन पे। ठीक है, और एक पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से बनाइएगा, मैं वापस कह रहा हूँ, एक पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको बिल्कुल यहाँ पे, है ना, अंदाजा से होगा ड्रॉ, प्रॉपर तो होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ये 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब मैं क्या करना है, अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकालनी है, और वो लेंथ कितनी आनी चाहिए, वो लेंथ आनी चाहिए 1.11, ये लेंथ आनी चाहिए वो, है ना। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकालता हूँ, देखता हूँ कि क्या वो 1.11 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर 1.11 आ रही है तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं आ रही तो हमने कुछ ना कुछ गलती की पाएगी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अपन लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए टूल्स पे आइएगा, थोड़ा सा नीचे करिएगा और आपको यहाँ पे देखो डिस्टेंस और लेंथ लिखा मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करके इन दोनों पॉइंट्स को आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर हो सकता है भैया, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है ना ये एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं करा, ये अंदाजा से ड्रॉ किया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आंसर, लेकिन आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे क्लिक करिए और इस पॉइंट पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये डिस्टेंस बता देगा इन दो पॉइंट्स के बीच की। देखो मैंने इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक किया तो इसने डिस्टेंस बता दी, कितनी बताई, 1.11। और जो हमारा क्वेश्चन में, जो हमारी क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी थी वो भी कितनी थी, वो भी हमारी 1.11 ही थी। समझ रहे हो, ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। मैंने आपसे ये कहा बेटा, एक बार मैं सिलेक्ट कर लूँ, ऊपर हो जा भैया, हाँ अब देखो, तो मैंने आपसे ये कहा भाई कि क्वेश्चन में हमें ये तल दिया था, क्वेश्चन में हमें ये तल दिया था, और क्वेश्चन में हमें ये कह रखा था कि ये जो तल है उसके मूल बिंदु से जो लंबवत डिस्टेंस है, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमेशा लंबवत डिस्टेंस की बात हो रही होती है। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो मूल बिंदु है, ये जो तल है उसके मूल बिंदु से जो लंबवत डिस्टेंस है वो है 1.11, ये क्वेश्चन में दे रखा था अपने को। ठीक है, हमें बेसिकली इस तल का समीकरण ज्ञात करना था, तो हमने समीकरण ज्ञात कर लिया और उसको मैंने वेरीफाई भी करके दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने समीकरण यहाँ पे रखा, समीकरण रखा और सारी चीज़ मैंने जब चेक करी तो सारी की सारी चीज़ बिल्कुल करेक्टली निकल के आई। जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण डाला तो इस जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर ने मुझे ये तल बना के दिया, और जब मैंने तल के साथ सारी चीज़ वेरीफाई करी, जब मैंने इस तल की मूल बिंदु से डिस्टेंस निकाली तो वो भी 1.11 आई, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है बेटा, समझ में आया, क्लियर है। तो जब भी आपको किसी तल और मूल बिंदु के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो ना, तब आप अभिलंब रूप का यूज़ करिएगा, जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक समतल है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है, तो इस समतल पर मूल बिंदु से हमने एक लंब ढाल दिया, इस समतल पर मूल बिंदु से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब उस परपेंडिकुलर की दिशा में जो इकाई सदिश बन रहा है ना, जो यूनिट वेक्टर बन रहा है, उसके दिक् कोसाइन हमसे पूछे हैं। समझ रहे हो, समझो, जैसे मान लो कि ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। लेट्स से कि ये एक कोई प्लेन बन रहा है हवा में,
जिसकी समीकरण हमें दी गई है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भैया हमने इस ओरिजिन से इस तल पर एक लंब ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। चाहे आप यहाँ तक ड्रॉ कर लो, चाहे आप और आगे बढ़ा लो, आपकी मर्जी है, समझ में आना चाहिए। तो आपने इस ओरिजिन से इस तल पर एक लंब ड्रॉ कर दिया। अब हमसे बोला है कि हमें इस लंब की दिशा में, ये जो हमने लंब ड्रॉ किया है ना, इसकी दिशा में, इस लंब की दिशा में जो यूनिट वेक्टर बन रहा है, जो मात्रक सदिश बन रहा है, इस मात्रक सदिश के डायरेक्शन को साइन ज्ञात करना है, ये हमसे बोला गया। समझे? ये जो हमने लंब ड्रॉ किया ना बेटा, इस लंब की दिशा में जो यूनिट वेक्टर बन रहा है, जो इकाई सदिश बन रहा है, उसके डायरेक्शन को साइन ज्ञात करना है, ये हमसे बोला है। अब इसके डायरेक्शन को साइन कैसे ज्ञात करेंगे, किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो, तो मुझे इसके डायरेक्शन को साइन चाहिए ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर हमारा बन रहा है, ये बेसिकली इस तल पर परपेंडिकुलर है। ये बात क्वेश्चन में बोल किया, ये बेसिकली क्या है, इस तल पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर अगर तल पर परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम एन वेक्टर बोलते हैं, ये बात आपको मालूम है। तो ये बेसिकली हमारा एन वेक्टर है। तो क्या मैं इस एन वेक्टर का घटके रूप बता सकता हूँ? क्या मैं इस एन वेक्टर का नाम बता सकता हूँ? है ना, एन वेक्टर आपको पता है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के रूप का होता है। तो क्या मैं इन ए बी सी की वैल्यू बता सकता हूँ? क्या मैं एन वेक्टर की वैल्यू बता सकता हूँ? आप इनसे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में समतल का समीकरण दिया है, तो मैं इस समतल के समीकरण को सोल्व करके एन वेक्टर की वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे एन वेक्टर की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं एन कैप बता सकता हूँ? क्योंकि अगर आप देखें तो ये एन कैप ही है ना, एन वेक्टर की दिशा में बनने वाला यूनिट वेक्टर ना बेटा। तो क्या मैं एन कैप बता सकता हूँ? आपके आंसर बिल्कुल, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। इस समीकरण से आप डायरेक्टली ही एन कैप बता सकते हैं, आपको एन वेक्टर भी बताने की जरूरत नहीं है, आप इस समीकरण से डायरेक्टली ही एन कैप बता सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस समीकरण से डायरेक्टली एन कैप बता दूंगा। नहीं तो एक काम कर सकते हो कि इस समीकरण से एन वेक्टर बताओ, फिर वहां पे एन कैप करो, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो कि इस समीकरण से डायरेक्टली एन कैप बता सकते हो, तो आप डायरेक्टली एन कैप बता देना। जैसे ही आपको एन कैप पता चलेगा, जो एन कैप होगा वो किस रूप का होगा? आपको होता है कि जी वो हमारा इस रूप का होता है, एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में सी के कैप, इस रूप का होता है ना। तो जैसे ही आप एन कैप पता करोगे तो आपको एल एम एन, ये एन होगा बेटा, सॉरी यहाँ पे एन होगा। तो जैसे ही आप एन कैप पता करोगे तो वैसे ही आपको एल एम एन इनकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको डायरेक्शन कोसाइन तुरंत मिल जाएंगे। तो इस कंसेप्ट का अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ गई। जो एन वेक्टर होता है वो हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का बराबर होता है। अगर मैं एन वेक्टर की दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकालूंगा ना, तो वो हमेशा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के रूप का होगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी पिछले लेक्चर्स में भी। तो हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तुमको। देखो इसको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण लिखी है मैं इसको लिख लेता हूँ। तो समीकरण हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एन कैप की वैल्यू निकालूंगा भाई, है ना। देखो, तो एन कैप की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको अभिलंब रूप में चेंज करना पड़ेगा। अभी ये अभिलंब रूप में नहीं है, अभी ये मानक रूप में है। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, इनका स्क्वायर करके अगर आप ऐड करोगे तो 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मानक रूप में। तो इसको मैं अभिलंब रूप में चेंज करता हूँ। अभिलंब रूप में चेंज करने के लिए मुझे इस +1 को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब हम अभिलंब रूप में चेंज करते हैं ना, तो हम राइट साइड में हमेशा एक पॉजिटिव संख्या बनाते हैं। तो अगर मुझे इसको अभिलंब रूप में चेंज करना है तो मुझे इस राइट साइड में पॉजिटिव संख्या बनानी पड़ेगी। पॉजिटिव संख्या कैसे बनाऊंगा? तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो अपने आप ही यहाँ पे पॉजिटिव बन जाना है। माइनस माइनस कट करके पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा इसको चेंज कर दिया। ये अभिलंब रूप में अब चेंज करने लायक बन गया। अभी चेंज नहीं हुआ, चेंज करने लायक बन गई इक्वेशन। अभी अपन इसको अभिलंब रूप में चेंज करेंगे। अभिलंब रूप में कैसे चेंज करते हैं? दोनों तरफ हम एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तब जाकर वो अभिलंब रूप में चेंज होता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अब एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कि माइनस का 6 आई कैप, ये जो है इसको अपन डिवाइड कर देंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √49 से। √49 का हो या फिर 7 को, बात एक ही है ना। तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे 7 से। सेम चीज़ इसके साथ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अपने दोनों तरफ एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये हमारा अभिलंब रूप बन चुका है। अभिलंब रूप में क्या होता है कि ये तो आर वेक्टर होता है, ये हमारा एन कैप होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, एन कैप, और ये हमारी डिस्टेंस होती है, उस तल की केंद्र से डिस्टेंस होती है। तो हमें तो यहाँ पे एन कैप से मतलब है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे कि यहाँ पे जो एन कैप है हमारा, वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास आया -6/7, थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ भाई, -6/7 आई कैप -6/7 आई कैप प्लस का 3/7 जे कैप प्लस का 2/7 के कैप, ये हमारे पास एन कैप निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एन कैप होता है उसके आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, ये हमारे एल, एम और एन होते हैं। ये बात आपको पता है, ये बात मैंने बताई अभी आपको, तो आप कह दीजिए बस इसको। और यहाँ पर जो हमारा एल है वो हो जाएगा -6/7, एम जो है वो हमारे पास हो जाएगा 3/7, और जो एन है वो हो जाएगा हमारे पास 2/7। और यही हमसे पूछे थे, एल एम एन ही तो पूछे थे। दिक कोसाइन का मतलब क्या होता है कि एल एम एन बताओ, यही तो पूछे थे और बता दिए। तो इस तरीके से हमने इसको करना था। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है? तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको है ना, इसमें सबसे पहले आप एन वेक्टर निकालते, फिर आप एन कैप निकालते, तब भी आपका आंसर ठीक माना जाता है ना। एक तरीका तो ये था जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एन कैप निकाल लिया। मेथड नंबर सेकंड ये हो सकता था, मेथड नंबर सेकंड ये हो सकता था कि आप इसको सबसे पहले मानक रूप में लिखिए। आप कहीं तो मानक रूप में है ही, है ना, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए ना मानक रूप में प्रॉपरली। तो आप एक काम कर सकते थे, इसको मानक रूप में लिख सकते थे, कुछ इस तरीके से लिख लिया। फिर आप यहाँ से एन वेक्टर पता कर सकते थे। एन वेक्टर क्या हो जाता आपका, ये हो जाता, एन वेक्टर पता कर लिया। फिर आप यहाँ पे एन कैप पता कर लेते हैं, एन कैप पता करते तो ये हो जाता। ठीक है, एन कैप पता करते तो ये तो होता। ठीक है, अब एन कैप पता करने के बाद आपको पता है कि ये एल होता है, ये हमारा एम होता है और ये हमारा एन होता है। फिर आप यहाँ पे कह सकते थे कि जो एल है वो हमारा 6/7 है, एम जो है वो हमारा -3/7 है, और जो एन है वो हमारे पास -2/7 है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाता। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो हमारा -6/7 है, यहाँ पे 6/7 है, ऐसे कैसे? तो भाई साहब, जो मैंने आकृति आपको बनाई, ज़रूरी थोड़ी है कि आकृति वैसी बनी हो। वो जो तल है वो ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा ऊपर ही पाएगा, ऐसे हो सकता था कि तल वो नीचे हो, है ना। तो यहाँ पे दो चांसेस थे एलिमेंट के। अगर वो वेक्टर इस दिशा में बनता तो एलिमेंट ये हो जाते मान लो, और अगर वो वेक्टर इस दिशा में बनता तो एलिमेंट ये हो जाते। तो दोनों हो सकते हैं, ये भी आंसर आपका ठीक हो सकता है, ये भी आंसर ठीक हो सकता है। तो दोनों चांसेस है हमारे पास। ठीक है, तो अब दोनों ये आंसर लिखाएंगे तब भी आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला, ये आंसर लिखाएंगे तब भी आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला, दोनों आंसर लिखाएंगे तब भी कोई नंबर नहीं काटने वाला। समझ में आई? तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आप चाहे इस मेथड से कर लीजिए जो मैंने कराया, चाहे आप मेथड नंबर 2 से कर लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अभिलंब रूप में चेंज करें तो वहाँ पे आप राइट साइड में पॉजिटिव बना लें। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, कई बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं, फिर वो टीचर गलत मानते हैं आपके, होता भी गलती है। तो आप सबसे पहले अभिलंब रूप को राइट साइड में पॉजिटिव कर लें, ये चीज़ आप ध्यान रख लें। बाकी तो आप कैसे कर लें इस क्वेश्चन को, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है और ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं मानेगा। समझ में आई? मानक रूप में राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। मानक रूप में तो राइट साइड में संख्या लिखी होती है, वो चाहे पॉजिटिव होता है नेगेटिव, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिलंब रूप में जो संख्या लिखी होती है ना, उसको पॉजिटिव करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या क्या कि एक समतल है, इस समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि ये जो समीकरण लिखा गया है क्या ये अभिलंब रूप में है या फिर मानक रूप में है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये अभिलंब रूप में है तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि भाई डी क्या चीज़ है इसमें, और अगर ये मानक रूप में है तो मुझे इसको अभिलंब रूप में चेंज करना पड़ेगा, वहाँ से मुझे डी मिलेगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये अभिलंब रूप में है मानक रूप में है। कैसे चेक करेंगे? तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लिया, है ना। राइट साइड में आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश किया करिए हमेशा। तो यहाँ पे तो राइट साइड में पॉजिटिव है ही, बनाने की दिक्कत ही क्या है। ठीक है, तो अब ये अभिलंब रूप में है मानक रूप में कैसे पता चलेगा? ये जो एल है, ये जो एम है, ये जो एन है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करने पे मुझे 1 मिल रहा है तब तो ये अभिलंब रूप में है। अगर 1 नहीं मिल रहा तब ये हमारा मानक रूप में है। अब आप अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको 1 नहीं मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण हमारे यहाँ पे लिखी हुई है ये हमारी मानक रूप में है। अब मानक रूप में है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको अभिलंब रूप में चेंज करूँगा। अभिलंब रूप में जैसे चेंज करूँगा तो मुझे मूल बिंदु से इसकी दूरी पता चल जाएगी। समझ रहे? ऐसे करेंगे अपन।
तो इसको मैं मिटाता हूँ और फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। समझ में आया? अगर डायरेक्टली अभिलंब रूप में दे रखा होता ना तो डायरेक्टली मैं डी बता देता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन पहले अभी मुझे इसको अभिलंब रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें कुछ इक्वेशन ऐसी दी हुई है ना, तो मैंने क्या किया, इस -6 को उस तरफ भेज दिया, ऐसा बन गया ना। हमेशा ध्यान रखिए कि राइट साइड में जो संख्या बन रही है वो पॉजिटिव बने, ठीक है। मानक रूप में नेगेटिव चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिलंब रूप बनाने के लिए आपको हमेशा इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि मानक रूप जो होता है वो आपके पास कुछ ऐसा होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर में कोई संख्या, संख्या कैसी भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका अभिलंब रूप है वो हमारा ऐसा होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, डी हमारा क्या डिस्टेंस है किसकी, मूल बिंदु और तल के बीच की, वो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर आप अभिलंब रूप बना रहे हैं तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो वही सेम चीज़ अपन यहाँ पे कर रहे हैं। राइट साइड में पॉजिटिव पहले से ही है तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर पॉजिटिव नहीं बनता तो मैं इसको पहले पॉजिटिव बनाता, ठीक है। मानक रूप होता ना बेटा, तब यहाँ पे नेगेटिव चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिलंब रूप में यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं अभिलंब रूप बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर लिया। अब अभिलंब रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपके अनुसार अभिलंब रूप बनाने के लिए हम दोनों तरफ अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यही कहेंगे भैया दोनों तरफ अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करने पर, अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करने पर कह लो, या फिर आप कह लो कि दोनों तरफ एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर, ठीक है ना, भाग करने पर। अब एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट, वही तो होगा हमारा एन वेक्टर, है ना। तो कर दो तो हो जाएगा 2x अपॉन में अंडर रूट, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 3y अपॉन में अंडर रूट 4 जमा 9 जमा 16, प्लस में 4z अपॉन में अंडर रूट 4 जमा 9 जमा 16, ऐसा हो गया। बराबर हमारे पास क्या है 6 अपॉन में अंडर रूट 4 जमा 9 जमा 16। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 16 4 20 20 और 20 और 9 29, रूट 29, तो कुछ ऐसा हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब आप दोनों तरफ अभिलंब की लेंथ से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में जो संख्या बन के आएगी, ये जो हमारे पास संख्या बन के आएगी ये क्या होगी, ये हमारी डी होगी, ये मैंने बात आपको बताई थी। तो ये जो हमारे पास बन के आई, हमारे पास क्या है, डी ही तो है। तो बस कह दीजिए, आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा कि एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड बराबर डी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो ये समतल है उसके मूल बिंदु से जो दूरी है वो ये है ना। तो आप कह दीजिए कि इससे कल्पना तुलना करने पर जो डी है वो हमारा क्या आ रहा है 6/√29 आ रहा है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया कि कैसे करना था क्वेश्चन? ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन दे देता है, डायरेक्टली ये दे देगा, फिर आपसे कह देगा कि बताओ यार डी बताओ। अब कई बच्चे क्या करने लग जाते हैं, वो ये तो चेक करते ही नहीं कि ये अभिलंब रूप है कि मानक रूप है, वो डायरेक्टली ऐसे स्टेप करने लग जाते हैं, रट्टा मार रखा होता है ना उन्हें, ऐसे स्टेप करने लग जाते हैं। तो डायरेक्टली ऐसा स्टेप नहीं करना है, सिर्फ आप चेक करिए कि मानक रूप है कि अभिलंब रूप है। उलझाने के लिए कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अभिलंब रूप दे देता है, तो अगर डायरेक्टली अभिलंब रूप दे रखा है, अगर डायरेक्टली आपको ये समीकरण दे रखा है तो वहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो डी, इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या थी वहाँ पे, तो इसलिए आप चेक करा करिए। समझ में आया? तो ऐसे करना था। अब मैं आपको कहता हूँ अगला क्वेश्चन, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि मूल बिंदु से इस समतल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उस परपेंडिकुलर के पद बिंदु के निर्देशांक चाहिए, ठीक है ना। मतलब समझिए, लेट्स से कि ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एक तल है, उस तल की समीकरण आपको दे रखी है, तो आपने क्या किया, इस मूल बिंदु से इस तल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो कि कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओपी, है ना। तो आपको इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालनी है। तो मान लो कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 z1 बोल देता हूँ, तो मुझे बेसिकली इस x1 y1 z1 की वैल्यू चाहिए। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें मूल बिंदु से तल पर लंब ढाल रखा हो और उसके पद बिंदु पूछे हो, मूल बिंदु से तल पर लंब ढाला हो और उसके पद बिंदु पूछे हो, तो उसके पद बिंदु ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास L गुणा डी, M गुणा डी और N गुणा डी, ये हमारे पास उत्तर है।
अगर मुझे x1 की वैल्यू चाहिए तो मैं l की d से गुणा कर दूंगा, y1 की वैल्यू चाहिए तो मैं m की d से गुणा कर दूंगा, और z1 की वैल्यू चाहिए तो मैं n की d से गुणा कर दूंगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है वो मैं आपको सिखा देता हूँ पहले, और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली लगा करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी डेरिवेशन आपको करवा देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मुझे बेसिकली इस x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी थी ना। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये x1 y1 z1 इसका मतलब क्या होता है। तो आपके आंसर इसका ये मतलब है कि भैया चूंकि ये जो पॉइंट है ये हवा में है ना, तो x1 y1 z1 का ये मतलब होता है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे इस x अक्ष पर, ये जो x अक्ष है ना, इस पे मुझे x1 यूनिट चलना पड़ेगा। ठीक है, जो ये हमारा y अक्ष है, ये जो हमारा y अक्ष है, इस पे मुझे y1 यूनिट चलना पड़ेगा, और ये जो हमारा z अक्ष है, इस पे मुझे z1 यूनिट चलना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे ये पॉइंट मिलेगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1 y1 z1 बोल रहा हूँ तो इसका यही तो मतलब हुआ कि x अक्ष पे तो x1 यूनिट चलो, फिर y अक्ष पे y1 यूनिट चलो, फिर z अक्ष पे z1 यूनिट चलो, तब जाकर के आपको ये पॉइंट मिलेगा। यही तो मतलब होता है। ठीक है, तो अगर मुझे x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली मुझे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। अब इनकी लेंथ कैसे निकालेंगे वो आप समझिएगा। ठीक है, तो मैं आपको है ना z1 की लेंथ निकाल के दिखा रहा हूँ। z1 की लेंथ जैसे निकालूंगा ना तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि x1 की लेंथ कैसे निकली होगी और y1 की लेंथ कैसे निकली होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले z1 की लेंथ आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी, है ना। तो एक काम करते हैं, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है ना, तो ये जो z1 है मैं यहाँ पे ना बना करके इस z अक्ष पे बना लेता हूँ, कुछ ऐसे। भाई मुझे इसकी लेंथ निकालनी थी ना बेटा, तो मैंने क्या किया, इसको उठा करके यहाँ पे बना लिया, या फिर कह लो कि इसके पैरेलल मैंने एक रेखा यहाँ पे खींच ली, इतनी ही लंबाई की। तो अगर ये z1 है तो ये भी तो z1 हुआ, ये अगर z1 है तो ये भी तो z1 हुआ बेटा। ठीक है, तो मुझे इस z1 की लेंथ चाहिए। अब एक काम करता हूँ, इस P पॉइंट से इस z अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी, ये ट्रायंगल हवा में बन रही है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये ट्रायंगल कहाँ बन रही है बेटा, हवा में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट से z अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारी रेखा है और ये जो हमारा z अक्ष है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको लेट से मैं गामा बोल देता हूँ, उसको मैंने क्या बोल दिया, गामा बोल दिया। ठीक है, ये जो हवा में ट्रायंगल बन रही है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में, मुझे इस ट्रायंगल में इस z1 की वैल्यू चाहिए भैया, है ना। ये 90 का एंगल है और इस एंगल को मैंने गामा बोल दिया। अब हमें क्वेश्चन में इस तल का समीकरण दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ। तो अगर इस तल का समीकरण दिया हुआ है तो क्या मैं इस तल की ओरिजिन से डिस्टेंस पता कर सकता हूं, बताइए। इस समीकरण के माध्यम से क्या मैं इस तल की ओरिजिन से डिस्टेंस पता कर सकता हूं, क्या मैं इस ओपी की लेंथ पता कर सकता हूं। आपका आंसर बिल्कुल पता कर सकते हैं। इसको आप अभिलंब रूप में चेंज कर लेना, अभिलंब रूप में चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। मान लो कि डिस्टेंस है d, उसको लेट से मैं d बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता कर सकता हूँ ना, तो उसको मैंने d बोल दिया। अब मुझे आधार निकालना है और कर्ण मुझे पता है। अगर आपको आधार निकालना हो और कर्ण आपको पता हो तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस होता है भैया, है ना। अब एंगल है यहाँ पे गामा, तो यहाँ पे भी मैं गामा लिख देता हूँ। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण किसके बराबर हो गया, कोस गामा के। अब आधार क्या है जी, आधार है जी z1 जो कि मुझे निकालना है, तो आधार की जगह z1 लिख दिया। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है जी d, ये देखो d है, तो कर्ण की जगह मैंने d लिख दिया, बराबर कोस गामा का कोस गामा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं z1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, वो आएगी सर जी कोस गामा इंटू डी, यही तो आएगी। और कोस गामा असल मायने में होता क्या है, कोस गामा में होता है जी हमारे पास n। तो इस तरीके से z1 जो है ना, z1 जो है वो nd के बराबर होगा। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो जैसे लेट्स से कि z1 की वैल्यू निकालनी है तो z1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, nd के बराबर होती है। तो फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट से x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, और वहां से x1 की वैल्यू निकालते हैं तो वहां से आपकी x1 की वैल्यू आती है l गुना d। और ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट से y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वहां से आप y1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है आपके पास m गुना d। तो ये सूत्र यहाँ से आया बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यहाँ से निकला है। वापस समझिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह रखा हो कि हमने केंद्र से तल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस तल पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है उसके आपसे पद बिंदु पूछे हों,
परपेंडिकुलर के पद बिंदु पूछे हों तो आप ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा, x1 बराबर दिस, y1 बराबर दिस और z1 बराबर दिस। ये फॉर्मूला लगा करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको समझाई है। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूले से। ठीक है, देखो तो मुझसे इस क्वेश्चन में पद बिंदु पूछे थे, जो तल पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके पद बिंदु पूछे थे। तो डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है x1 बराबर एल डी, y1 बराबर एम डी और z1 बराबर एन डी। ये हमें फॉर्मूला पता है। अब इस फॉर्मूले के लिए मेरे को एल, एम और एन और डी इनकी वैल्यू चाहिए। ये कैसे मिलेगी? जब मैं इस समीकरण को अभिलम्ब रूप में चेंज कर लूंगा तब मिलेगी। अभी ये समीकरण अभिलम्ब रूप में नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अभिलम्ब रूप में होती तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने पे 1 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये अभिलम्ब रूप में नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको अभिलम्ब रूप में चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को एल एम एन की वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो समीकरण मुझे मिल रही है 2x माइनस 3y प्लस में 4z माइनस 6 बराबर 0। तो अभिलम्ब के रूप में चेंज करने के लिए -6 को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अभिलम्ब में चेंज कर रहे हैं ना तो राइट साइड में पॉजिटिव बनना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें। तो यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव बन ही रहा है, पिछले क्वेश्चन में नहीं बना था, उसको मैंने पॉजिटिव बनाया था, लेकिन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले से बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम अभिलम्ब की लेंथ से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ अभिलम्ब की जो लेंथ है उससे भाग करने पर। तो अभिलम्ब की लेंथ क्या है, वो है जी हमारे पास अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 4 जमा 9 जमा 16, जो कि होता है हमारे पास 29। तो रूट 29 हो गया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, रूट 29, सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे और रूट 29, और सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे रूट 29, ऐसा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एल एम एन की वैल्यू बताओ तो आप इनसे बिल्कुल बता देंगे। ये जो हमारे पास होता है ये एल होता है, ये एम होता है और ये हमारे पास एन होता है और ये हमारे पास डी होता है। तो आप कह दीजिए कि यहाँ पे जो एल है वो है 2/√29, एम जो है वो है हमारे पास -3/√29 और एन जो है वो हमारे पास 4/√29 और जो डी है वो है हमारे पास 6/√29। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पद बिंदु, है ना। मूल बिंदु से तल पर ढाले गए लंब के पद बिंदु ज्ञात करने हैं ना, तो उसको अपने लेट से x1 y1 z1 बोल दिया, तो मुझे ये निकालने हैं। तो ये कैसे निकलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सर एल डी, एम डी और एन डी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एल की डी से गुणा कर लो, अगर आप इस एल की डी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12/√29। एम की डी से गुणा कर लो तो इसकी अगर आप इससे गुणा करेंगे तो आएगा -18/√29। एन की डी से गुणा कर लो यानी कि इसके साथ गुणा कर लो तो 24/√29। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि जो केंद्र से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना तो उसके पद बिंदु क्या है वो हमें मालूम चल गया, जो कि हमारे पास ये है। समझ में आया? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से थे, है ना। तो कभी भी आपसे पद बिंदु पूछ लेना, केंद्र से प्लेन पर ढाले गए लंब के पद बिंदु पूछ ले, परपेंडिकुलर के पद बिंदु पूछ ले, तो उसके लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दीजिए और वहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए। समझ में आया? तो ऐसे करना था। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम दो तलों के बीच का कोण ज्ञात करना सीखेंगे, है ना, और भी छोटी छोटी बातें हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।